की 6, हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों के लिए भी रुझान सामने आए हैं। हिमाचल प्रदेश की 4 की 4 संसदीय सीटों पर भाजपा ने लीड बना रखी है। तो वहीं जम्मू कश्मीर का अगर जिक्र कर लिया जाए तो जम्मू कश्मीर में 2 पर इंडिया गठबंधन, 1 पर अदर्स, यानी कि वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है इंजीनियर रशीद जो आगे चल रहे हैं। जम्मू और उधमपुर की सीट पर अगर बात कर ली जाए तो भाजपा ने वहां पर लीड बना रखी है। मेरी सहयोगी मुनज़्ज़ा मेरे साथ है। मुनज़्ज़ा, शुरुआती रुझान वेरी मच नियर टू एग्जिट पोल्स। बिल्कुल, हालांकि अभी जो है कुछ भी कहना सही नहीं रहेगा क्योंकि ये शुरुआती रुझान है और कब ये जीत में तब्दील होंगे। और अब क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो डिफरेंस हमने दिखाया था कि एनडीए का जो बढ़त हो सकती है, जीत हो सकती है, और इंडिया अलायंस का जो जीत हो सकती है, उसमें भी फर्क जो है अब कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन तस्वीर तो साफ हो ही जाएगी। बहरहाल ये इंटरेस्टिंग देखना है कि कहां पर, किन सीटों पर, और खासतौर से जब हम जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल की बात कर रहे हैं, वहां किस तरह के रुझान अभी हमारे सामने आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर की जब हम बात कर रहे हैं तो 2 सीटों पर बीजेपी हमें बढ़त बनाए हुए दिखाई दे रही है। हमारे टीवी स्क्रीन पर देखिए हम बता रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं तो बीजेपी 4 सीटों पर बढ़त बनाए हुए, जबकि सुखू सरकार है वहां पर। जैस्मिन, बताएं कि किस तरह से ये जो रुझान हमारे सामने हिमाचल प्रदेश के हवाले से 4 सीटों को। बिल्कुल मुनज़्ज़ा, देखिए जो डिटेल निकल कर आई है, हमीरपुर में दूसरे राउंड की काउंटिंग हो चुकी है जिसमें अनुराग ठाकुर ने 2024 से लीड ले रखी है। मुनज़्ज़ा, सेकंड राउंड की काउंटिंग का हम ये जिक्र कर रहे हैं जब हमीरपुर इज आल्सो इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर वहां से मैदान में है और 5वीं बार कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। 4 बार बहुत अच्छी जीत उन्होंने वहां से हासिल की थी। और सेकंड राउंड की अगर काउंटिंग का जिक्र किया जाए तो 2000 से ज्यादा वोटों से उन्होंने यहां पर लीड ले रखी है। मनाली में तीसरे राउंड की काउंटिंग में कंगना रनौत ने लीड ले रखी है। कंगना रनौत मंडी संसदीय सीट से ताल्लुक रखती हैं और वहां से कॉन्टेस्ट कर रही हैं। विक्रमादित्य को उन्होंने कड़ी चुनौती दी और देश की, हिमाचल की नहीं बल्कि पूरे देश की हाई प्रोफाइल सीट्स में मंडी संसदीय सीट शुमार थी। आपने तो लगातार कवर किया, आपने देखा कि किस तरह का कैंपेन वहां पर रहा। हर किसी की नजर थी कि कंगना ने क्या बोला तो विक्रम ने क्या जवाब दिया, विक्रम ने क्या बोला तो कंगना ने क्या जवाब दिया। और हमारे सीनियर एडिटर तेजिंदर सिंह सोडी जी हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। सोडी जी से हम बात करेंगे और इन सीटों पर चर्चा करने की हम कोशिश करेंगे। तेजिंदर सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। और आज कैसे देखा जाए इन सीटों को, आज कैसे आप देख रहे हैं सर जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं? व्हाट आर योर एनालिसिस सर? देखिए जैस्मिन, मैं पहले दिन से, जब से ये पोल प्रोसेस शुरू हुआ है, तब से ये कह रहा हूँ कि कोई भी पार्टी जीते, ये जीत डेमोक्रेसी की है, डेमोक्रेसी की रहेगी। आज जिस तरह के रुझान आ रहे हैं, देखिए जैस्मिन, क्योंकि ये अर्ली ट्रेंड्स हैं, जो पिक्चर है वो लगभग 11 साढ़े 11 के बाद क्लियर होगी जब ईवीएम्स पूरी तरह से खुलने शुरू होंगे। काउंटिंग अभी जो ट्रेंड आ रहा है वो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि बीजेपी के पास लगभग बीजेपी जो एनडीए गठबंधन है 307 के करीब उनके पास सीट्स आएंगी, और जो कांग्रेस का इंडिया अलायंस है लगभग 206 के करीब सीट्स आएंगी। तो कहीं ना कहीं अब आप देखिए जो डिफरेंस है, पहले जो बना हुआ था एनडीए का थोड़ा कम दिखा रहे थे, इंडिया अलायंस का थोड़ा ज़्यादा था, तो अब वो थोड़ा सा और उसमें गैप बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। एनडीए अलायंस की सीट्स टैली जो है वो ज़्यादा जा रही है, लेकिन अभी भी कुछ भी कहना कबलज़ वक्त होगा, प्री मैच्योर होगा ये कहना कि फाइनल रिजल्ट क्या होगा। जब तक देखिए डेमोक्रेसी में और इलेक्शन प्रोसेस में जब तक आखिरी वोट काउंट नहीं होता तब तक आप किसी को जीता और या हारा नहीं कह सकते। हमने पिछली पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में कुछ ऐसे भी उदाहरण देखे हैं जहां पर 4-4 या 5-5 वोट के मार्जिन से कैंडिडेट जीते या हारे हैं। सो लास्ट वोट बैलेट जब तक काउंट नहीं होता, लास्ट ईवीएम का डेटा जब तक कलेक्ट नहीं किया जाता, तब तक कुछ भी कहना कबलज़ वक्त होगा। लेकिन अभी जो अर्ली ट्रेंड्स आ रहे हैं वो ये दिखा रहे हैं कि एनडीए अलायंस लेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 307 और 308 के करीब उनको सीट्स आएंगी। देखिए जैस्मिन, अगर ये जो आंकड़ा है, जो अर्ली ट्रेंड्स का आंकड़ा है, अगर ये कन्वर्ट हो जाता है सीट्स में तो बीजेपी के लिए एक सेट, देखिए बेशक बीजेपी एनडीए अलायंस गवर्नमेंट तो बना लेगा, लेकिन उनके लिए एक सेटबैक होगा, क्योंकि बीजेपी का इस बार नारा था जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी खुद कहा था कि अब की बार 400 पार। देखिए 400 पार उनको चाहिए था एक मजबूत गवर्नमेंट बनाने के लिए, लेकिन अगर ये फिगर कहीं 307 के आसपास या 300 जो अभी अर्ली ट्रेंड्स आ रहे हैं उसके आसपास जाके रुकता है तो
कहीं ना कहीं एक उतनी स्ट्रांग गवर्नमेंट नहीं होगी। देखिए बीजेपी का ये कहना था कि उन्हें एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जितनी बार भी हमने सुना, उनका ये कहना था कि इतनी सीटें उनको एक स्ट्रांग गवर्नमेंट के लिए चाहिए, डिसाइसिव एक्शन लेने के लिए चाहिए। आप देख लीजिए एनडीए 1 हो, मोदी जिसे मोदी 1.0 कहा जाता है, 2014 में जो सरकार बनी उसमें कई टफ डिसीजन लिए गए क्योंकि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी थी रूलिंग पार्टी के पास। 2019 में हमने देखा कई ऐसे डिसीजन लिए गए जो हो सकता है कि कोलिशन गवर्नमेंट जिसमें बीजेपी कमज़ोर होती तो वो डिसीजन नहीं ले पाती। अब भी इलेक्शन पे जाने से पहले बीजेपी ने कई तरह की हिंट दी थी, जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड और कई तरह की चीज़ें जिन्हें इम्प्लीमेंट करने के लिए कहा गया था। लेकिन अगर एक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं आती और गठबंधन की सरकार बनती है तो इतनी पावरफुल गवर्नमेंट नहीं होगी जो खुद डिसीजन ले सके। तो कहीं ना कहीं और दूसरी तरफ अगर जो डेटा सामने आ रहा है, जो अर्ली ट्रेंड्स हैं कि जो इंडिया अलायंस है वो लगभग 211 के करीब उन्हें सीट्स आ जाती हैं। अगर 200 के ऊपर तो एक मजबूत अपोजिशन होगी। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए मजबूत अपोजिशन होना बहुत ज़रूरी है, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को ऑब्जेक्ट करे, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ पे क्वेश्चन रेज करे। क्योंकि आप देखिए 2019 से लेकर 2024 तक कांग्रेस या अपोजिशन पार्टी जितनी भी थी, एक तो आपके पार्लियामेंट में कोई लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं था, कोई एक पार्टी के पास वो एक इतने नंबर नहीं थे पार्लियामेंटेरियंस के कि उन्हें एक वो स्टेटस दे दिया जाए। तो एक लीडर ऑफ अपोजिशन का होना एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में बहुत ज़रूरी है। हाँ जी। और दूसरी बात ये जैस्मिन कि एक हेल्दी डेमोक्रेसी में डिबेट डिस्कशन पार्लियामेंट में होना बहुत ज़रूरी है। और अभी जो लग रहा है अगर ये ट्रेंड बनेगा, जो अभी जो फिगर्स आ रहे हैं अगर ये कन्वर्ट हो जाते हैं एक्चुअल सीट्स में, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले कहा कि जब तक लास्ट ईवीएम नहीं खुलता, लास्ट बैलेट काउंट नहीं होती, तब तक कुछ भी कहना प्री मैच्योर होगा। और लेकिन जो ट्रेंड्स दिखा रहे हैं वो ये दिखा रहे हैं कि फिर से एक बार मोदी गवर्नमेंट आएगी। 302 का आंकड़ा देखिए, अभी जो फिगर्स हैं काफ़ी फ्लक्चुएट हो रहे हैं। अभी कुछ देर पहले 311 थे, फिर 307 पे आए, अभी 301 पे आए हुए हैं। हालांकि बीजेपी के पास कई जगहों पर एज भी है। अगर आपको याद होगा सूरत की एक सीट ऑलरेडी बीजेपी की गोद में जा चुकी है। जो एग्जिट पोल का डेटा था वो भी बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए क्लीन स्वीप दिखा रहा था। तो अभी बेशक नंबर्स फ्लक्चुएट हो रहे हैं, बट कहीं ना कहीं ये लग रहा है जब रिजल्ट में ये कन्वर्ट होगा तो बीजेपी को, एनडीए को इंडिया अलायंस एक करारा टक्कर दे रहा है। और बिल्कुल तेजेंद्र जी, अगर बात यहाँ पर ट्रेंड्स की हम कर रहे हैं तो जैसा कि आपने बताया कि अभी ट्रेंड्स है, जो फिर लीड में चेंज होंगे वो देखा जाएगा और जो तमाम फिगर्स आएंगे। लेकिन ट्रेंड्स की माने, लीड्स की माने तो बीजेपी सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। अभी ये कबल अज़ वक्त है बोलना, लेकिन ट्रेंड्स की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। लेकिन बावजूद उसके जब हम इंडिया अलायंस की बात कर रहे हैं उसके लिए ये क्या मायने रखता है, क्योंकि पिछले 2014-2019 की जब हम बात करते हैं तो होपलेस एक तरह से ये पूरा जो ऑपोजिशन दिखाई दे रहा था। इस बार देर से ही आते सही, लेकिन वो एक उनके कॉन्फिडेंस में चेंज आता हुआ दिखाई दिया और कोशिश करते हुए जो है भरपूर नजर आए। तो अगरचे मोदी सरकार ही फिर से वापस आ भी रही है, लेकिन इंडिया अलायंस के लिए क्या मायने रखता है? देखिए मुनिज़ा, जैसे मैं पहले भी कह रहा था, इंडिया अलायंस के लिए एक बहुत बड़ी जीत होगी, क्योंकि इतनी अपोजिशन पार्टी जिनकी डिफरेंट आइडियोलॉजीज थी, जिनका कई पार्टियों का तो वजूद भी एक दूसरे को अपोज करने के बाद बना था, और कई ऐसी पार्टीज थी जो कांग्रेस से टूट के बनी है। आप देख लीजिए एनसीपी कांग्रेस से टूट के बनी है, वेस्ट बंगाल में टीएमसी कांग्रेस से टूट के बनी है। तो इन पार्टीज़ का एक प्लेटफॉर्म पे आना, एक आइडियोलॉजी के साथ जुड़ना, इनकी देखिए आइडियोलॉजी क्या थी, इनकी आइडियोलॉजी थी बीजेपी को हराना, एनडीए को हराना। और सबसे बड़ी बात इसमें ये रही जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा थी, फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा थी, कहीं ना कहीं इसने जो एक डिस्कनेक्ट माना जाता था अपोजिशन का लोगों के साथ, वो कहीं ना कहीं उसने उस गैप को फिल किया। देखिए इसका कितना असर हुआ वो जब एग्जैक्ट फिगर सामने आएंगे वो डिस्क्लोज करेंगे कि क्या जिस तरह हम अभी ये अर्ली ट्रेंड्स की बात कर रहे हैं, जब ये कन्वर्ट होंगे एग्जैक्ट फिगर्स में, एग्जैक्ट नंबर्स में। अपोजिशन के पास कई ऐसे मुद्दे थे, जैसे महंगाई का मुद्दा था, बेरोजगारी का मुद्दा था,
उन्होंने प्रधानमंत्री को टारगेट किया जब प्रधानमंत्री के कुछ विवादित बयान सामने आए। हालांकि प्रधानमंत्री और पीएमओ ने उसके बाद क्लैरिफिकेशन भी दी, लेकिन वो कहीं ना कहीं जो अपोजिशन अलायंस है, इंडिया अलायंस, उन्हें उस बात का काफ़ी फ़ायदा हुआ। कई देखिए मुनेजा, हाइपोथेटिकली आप ये अगर मान के चलते हैं कि अपोजिशन पार्टीज़ का जो इंडिया अलायंस है वो इस पोजीशन में आ जाता है कि वो गवर्नमेंट फॉर्म करेगा, लेकिन अभी भी उनके पास क्लैरिटी नहीं है कि उनका प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट कौन होगा। ये क्लैरिटी नहीं है, जबकि बीजेपी के पास ये एज था और एनडीए के पास ये एज था डे वन से कि उनके पास एक फेस था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जो पिछले 10 साल से डिलीवर कर रहे हैं और उनको कंटिन्यूटी के लिए बीजेपी और एनडीए के सारे अलायंस वहां लोगों पे पहुंचे, लेकिन इंडिया अलायंस के पास ना कोई चेहरा था। बिल्कुल तेजेंद्र जी, हम इस चीज पर बात करेंगे सर, लेकिन स्क्रीन पर कुछ ग्राफिक्स के जरिए कुछ जो शुरुआती रुझान हिमाचल प्रदेश के उपचुनावों के आ रहे हैं वो भी बताने को कहा जा रहा है। आपको बता दें कि असेंबली इलेक्शंस भी हिमाचल प्रदेश में हो रहे हैं, उपचुनाव हो रहे हैं। सुजानपुर सीट से कैप्टन रंजीत राणा आगे चल रहे हैं, ये कांग्रेस के उम्मीदवार हैं जो आगे चल रहे हैं, और सुजानपुर उपचुनावों की एक हॉट सीट थी। और राजेंद्र राणा जो 27 फरवरी को हिमाचल प्रदेश में घटनाक्रम हुआ, उसके बाद राजेंद्र राणा ने कांग्रेस छोड़ी, भाजपा ज्वाइन की, भाजपा ने उन्हें टिकट दिया उपचुनावों के लिए, और अब पीछे चल रहे हैं शुरुआती रुझानों में। राजेंद्र राणा वो चेहरा जिन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल तक को शिकस्त दे दी थी। राकेश कालिया की बात करें, कांग्रेस के आगे चले गगरेट सीट से, गगरेट में भी उपचुनाव हो रहे हैं, चैतन्य शर्मा को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। और बड़ा दिलचस्प है, राकेश कालिया भाजपा से ही कांग्रेस में गए हैं और चैतन्य शर्मा के पिताजी उत्तराखंड में भाजपा के पदाधिकारी रहे हैं, और आज कांग्रेस के टिकट पर इन्होंने चुनाव लड़ा था 2022 का, और उसके बाद दल बदला और अब भाजपा की टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ रहे हैं और पीछे चल रहे हैं। तो हिमाचल प्रदेश में 6 जगहों पर उपचुनाव हो रहे हैं। विवेक शर्मा कुटलहर से अगर बात की जाए कांग्रेस के आगे चल रहे हैं, और साथ ही साथ देवेंद्र भुट्टो का भी अगर जिक्र कर लिया जाए, देवेंद्र कुमार भुट्टो वो भाजपा के हैं, पीछे चल रहे हैं। उपचुनावों में भाजपा के लिए ये अच्छी खबर नहीं है। भाजपा इस बात को भांप चुकी थी और कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी इस बात का इल्म था। इसीलिए अगर बीते कल का राजनीतिक घटनाक्रम देखें, जहां स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने 3 निर्दलीय विधायकों का इस्तीफा स्वीकार कर लिया, तो यही कारण था जो रुझानों में निकलकर सामने आ रहा है। मुनज़्ज़ा, देवेंद्र सिंह जग्गी धर्मशाला से सुधीर शर्मा को कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं और आगे चल रहे हैं। सुधीर शर्मा संतराज शर्मा के सुपुत्र, उम्दा राजनीतिज्ञ माने जाते हैं। सुधीर शर्मा पीछे चल रहे हैं, तो भाजपा के लिए विधानसभा के उपचुनावों में ये अच्छी खबर नहीं है। 27 फरवरी का वो घटनाक्रम जो 22 मार्च को भी हुआ, 23 मार्च को भी, और अब रुझानों में आगे लाहौल स्पीति की बात कर ली जाए, रवि ठाकुर को कड़ी टक्कर दे रही हैं अनुराधा राणा। कांग्रेस की प्रत्याशी हैं अनुराधा राणा, और रवि ठाकुर जो कि कांग्रेस के ही विधायक थे, फिर उन्होंने दल बदला, जो इस्तीफा दिया राज्यसभा चुनावों के दौरान, जो भी घटनाक्रम हुआ, जो भी चीजें हुई, उसके बाद अब ये जो रुझान आगे सामने निकल कर आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं भाजपा के लिए खतरे की घंटी के समान है। यानी कि जो ऑपरेशन लोटस जिसे नाम दिया जा रहा था, जो ये पूरा घटनाक्रम हुआ, उसके बाद भाजपा के लिए अच्छी खबर नहीं है। मुनज़्ज़ा, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? बिल्कुल, जो उपचुनाव में हम देख रहे हैं, और बात ये भी की जा रही थी जैस्मिन कि उपचुनाव में देखा जाएगा कि किस तरह से जो है जीत या हार आएगी, और सुखू सरकार की स्टेबिलिटी पे क्योंकि लगातार सवाल बनता जा रहा है, तो किस तरह से ये उपचुनाव जो है सुखू सरकार की स्टेबिलिटी को डिसाइड करेगा, ये भी माना जा रहा था। तेजेंद्र जी भी हमारे साथ बने। तेजेंद्र जी, उपचुनाव की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, और रुझान जो है कांग्रेस के हक में दिखाई दे रहे हैं। बार बार ये सवाल तो जो तोड़ने और जोड़ने की सियासत लगातार की जा रही है, और उसके बीच में जो है सुखू सरकार टिकेगी कि नहीं, ये सवाल लगातार ही बनते आ रहे थे। और अब जो हम उपचुनाव के रुझान देख रहे हैं, कांग्रेस बढ़त बनाए हुए दिखाई दे रही है।